सुमन अपने पति दीपक के साथ और अपनी सास रमा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जहां दीपक बाहर कमाता था और सुमन घर चलाती थी। एक दिन रमा को बहुत भूख लग रही होती है और वो अपनी बहू को बुलाती है और बोलती है, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आज सुबह भी कुछ नहीं खाया था, कुछ खाने के लिए है? माँ जी, आज जो सुबह रोटी बनी थी वो तो सुबह ही खत्म हो गई थी। 2-4 जो बची थी वो मैंने गाय को दे दी थी। तो अब बस भिंडी की सब्जी ही है और इसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं। अरे बहू, तू बाहर से ही कुछ ले आ। मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख की वजह से। माँ जी, बाहर इतनी धूप हो रही है और अभी दिन का समय है, सारी दुकानें बंद होंगी। तो बहू कुछ तो कर, मेरी भूख कैसे शांत होगी? तू ही कुछ बताना। एक काम कर, तू मेरे लिए जल्दी से खाना बना दे। जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी ना, तब तक मुझे आराम नहीं मिलने वाला। माँ जी, थोड़ा सा आटा रखा है, मैं उससे आपके लिए भिंडी के पराठे बना देती हूँ। क्या? भिंडी के पराठे? अरे बहू, ये कौन से पराठे होते हैं? मैंने पहले तो कभी नहीं सुना कि भिंडी के कोई पराठे भी होते हैं। तूने कभी पहले बनाए हैं या फिर कुछ अलग होते हैं ना ये? माँ जी, मैं ये पहले बनाया करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है कभी ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। अब आपको भूख लग रही है तो सबसे जल्दी जो बनेगा वो भिंडी के पराठे ही है, वही बना देती हूँ। बहू, मुझे भूख जरूर लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा लूंगी। अरे भिंडी के पराठे मैंने कभी नहीं खाए, नाम तक नहीं सुना। अब अचानक कैसे खा सकती हूँ मैं? माँ जी, आप मेरी बातों पर यकीन तो करो। अरे मैं कह रही हूँ ना, आपको भिंडी के पराठे बहुत अच्छे लगेंगे, तो आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? और वैसे भी जब तक खाओगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कैसे हैं? बहू, नाम से ही पता चल रहा है मुझे कि कैसे होंगे। सोच भी नहीं पा रही हूँ कैसे होंगे। रहने दो माँ जी, जब तक आप खाओगी नहीं तब तक आपके मन में यही सब चलता रहेगा। अब तो आपको मैं भिंडी के पराठे खिला कर ही रहूंगी, आपको पता तो चलना चाहिए। अब सुमन अपनी सास की एक बात नहीं सुनती और भिंडी के पराठे बनाने लगती है। थोड़ी देर में जल्दी से सुमन भिंडी के पराठे बनाकर लाती है, जिसे रमा खाती है। रमा को भिंडी के पराठे खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे और वो जल्दी से एक साथ कई पराठे खा लेती है। तब जाकर रमा की भूख शांत होती है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी कि कैसे होंगे, लेकिन ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता था कि भिंडी के पराठे भी बनते हैं। आज तो मैंने पहली बार खाए हैं। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको भिंडी के पराठे अच्छे लगने वाले हैं, लेकिन आपने मेरी बात ही कहाँ सुनी। अब आपको अच्छे लगे ना? हाँ बहू, अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। मेरी तो भूख भी शांत हो गई, खाकर तो मजा ही आ गया। रमा को भिंडी के पराठे काफी अच्छे लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहू से कई बार भिंडी के पराठे ही बनवाती है। सुमन भी बड़े ही मन से अपनी सास के लिए हर रोज पराठे बना देती थी। एक सुबह दीपक अपने काम पर जल्दी जा रहा होता है। ये देखकर दीपक को सुमन रोककर कहती है, अरे अरे अरे, आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रही है? घर लेट आते हो लेकिन ऑफिस सुबह ही चले जाना है, ये क्या बात हुई? आपने बताया भी नहीं। सुमन, अभी बात को समझो। ऑफिस में आजकल बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और ऊपर से आज जल्दी भी बुलाया था। मुझे लगा तुम सो रही हो, इसलिए तुम्हें उठाना सही नहीं लगा मुझे। बस मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? आपने कुछ खाया भी नहीं है और आपको बाहर का खाना सूट नहीं करता है। रुको, मैं अभी जल्दी से आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं सुमन, तुम खाना बनाओगी तो उसमें टाइम लग जाएगा, और वैसे भी मुझे जल्दी जाना है। अरे आपके निकलने से पहले मैं बना दूंगी। आपको जो कोई भी काम है आप पहले वो कर लो, तब तक मैं खाने का देख लेती हूँ। बाहर का खाना वैसे भी अच्छा नहीं होता है। सुमन जल्दी से दीपक के लिए भिंडी के पराठे बना देती है। दीपक पराठे रोल खाता है और उसे भी वो पराठे काफी अच्छे लगते हैं। अरे वाह सुमन, ये तो काफी अच्छे पराठे हैं। किस चीज के हैं? वाह, आप पराठे खा रहे हो और आपको पता भी नहीं चला कि किस चीज के पराठे खा रहे हो। आप भी ना बिल्कुल बच्चे ही हो। मैंने ये भिंडी के पराठे बनाए हैं। वाह, मजा आ गया। आज से पहले इतने अच्छे पराठे मैंने खाए नहीं। अब मैं चलता हूँ, पहले ही लेट हो चुका हूँ। दीपक जल्दी से ऑफिस चला जाता है, लेकिन शाम को दीपक घर नहीं आ पाता क्योंकि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दीपक को काफी गंभीर चोट आई होती है। 2 दिन बाद दीपक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो घर वापस आ जाता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अब उसे बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। माँ जी, अचानक से ये सब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है भी कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से हम सबकी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। अब क्या होगा? वही तो बहू,
मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे होगा सब। मुझे माफ कर दो, आज मेरी इस हालत की वजह से आप दोनों को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आप माफी क्यों मांग रहे हो? अरे जो कुछ भी हुआ है वो बस एक हादसा है, और हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं ना, इसमें आपकी थोड़ी गलती है। सब लोग परेशान बैठे होते हैं, तभी रमा की पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, अरे रमा बहन, अब दीपक कैसा है? ठीक तो है ना वो? हाँ, पहले से बेहतर तो है, लेकिन डॉक्टर ने दीपक को अब भी आराम करने को कहा है। मैं तो डरी गई थी कि कहीं दीपक को कुछ हो ना जाए, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं होने दिया मेरे दीपक को। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना, आराम करने के लिए कहा है डॉक्टर ने, तो 1-2 महीने आराम ही कर लेगा। अरे जान है तो जहान है, बाकी चीजें होती रहेंगी बाद में। हाँ, बिल्कुल सही कहा विमला बहन। और तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? वो तो 2-3 दिन पहले तुम्हारी मकान मालिक आई थी और वो किराए की बात करने आई थी, क्योंकि तुमने किराया दिया ही नहीं है, तुम लोग थे नहीं, तो वो मुझे बोल के गई है। अब मैंने सोचा एक बार दीपक को भी देख लूं। माँ जी, मकान का किराया कहाँ से देंगे? अब हमारे पास जितने पैसे थे वो सब तो हमने दीपक जी के इलाज में लगा दिए, अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे बहू, तो चिंता मत कर, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा विमला बहन, अब मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। भगवान की कृपा थी मेरे बेटे पर, जो उसे कुछ हुआ नहीं। दीपक के एक्सीडेंट के बाद उन लोगों को खाने के लिए भी काफी परेशानी आ गई थी। घर में तो इतनी महामारी आ गई थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी सास और पति दोनों को ही इतना परेशान देखकर सुमन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या करूं, हमारे घर के हालात तो और खराब होते जा रहे हैं, और इन सब बातों का दीपक जी के दिमाग पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। सुमन अब अपने घर के हालातों से परेशान होकर भिंडी के पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। भिंडी के पराठे काफी अलग भी थे, जो कि लोगों को पसंद आ रहे थे। धीरे धीरे सुमन अब अपने परिवार का खर्चा उठा रही थी और सब ठीक होने लगा था। कुछ दिनों बाद दीपक बिल्कुल ठीक हो जाता है, और रात के समय जब सुमन भिंडी के पराठे बेचकर घर आती है तो दीपक कहता है, सुमन, इतने दिन तुमने घर संभाला है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं कल से वापस अपनी नौकरी ज्वाइन करूंगा, तो तुम अब ठेला मत लगाना। नहीं दीपक जी, भगवान ना करे ऐसे कभी कोई दोबारा परेशानी हो हमें, लेकिन अब मैं अपना काम बंद नहीं करना चाहती हूँ। लोगों को मेरे भिंडी के पराठे पसंद आ रहे हैं। सुमन अब हर रोज ठेला लगाती है और भिंडी के पराठे बेचा करती है। रमा भी अपनी बहू की पूरी मदद करती है। शाम का समय था और मौसम बहुत खराब था। अर्चना और उसके फ्रेंड ऑफिस से घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। सभी खुद को बचाने के लिए ऑफिस के बाहर की सीढ़ियों पर खड़े होते हैं कि तभी अर्चना की नजर एक कुल्हड़ की चाय वाली स्टॉल पर जाती है। उससे रहा नहीं जाता और वो अपने सारे फ्रेंड्स को स्टॉल पर चलने के लिए कहती है। तभी उसकी फ्रेंड काव्या बोलती है, छोड़ ना यार, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो हम घर चलेंगे और वहीं चाय पियेंगे। नहीं, मुझे तो अभी कुल्हड़ वाली चाय ही पीनी है। तुझे क्या पता, जो स्वाद इसमें है वो घर की चाय में कहाँ। रहने दे तू, तेरी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे अच्छे से पता है तू कुल्हड़ वाली चाय की कितनी दीवानी है। जहाँ देख ले वहीं शुरू हो जाती है। मुझे आज तक नहीं समझ आया तुझे इस मिट्टी के बर्तन में मिलता क्या है। मिट्टी की खुशबू, और वैसे भी तूने कभी पी नहीं है तो तुझे कैसे स्वाद पता चलेगा कुल्हड़ का। अरे इसकी हर बात निराली है, इसमें जो भी खाओ उसका स्वाद एकदम बदल ही जाता है। जी गुरुजी, अब ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। बारिश बंद हो गई है, तुम्हारी कुल्हड़ की चाय का चस्का खत्म हुआ तो हम घर चले। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो मत मान, बाद में कभी मान लियो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अर्चना का कुल्हड़ में चाय पीने का चस्का दिन पर दिन इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत सारे कुल्हड़ खरीद कर अपने घर में ले आती है। और उसका जब भी चाय पीने का मन करता तो वो उन्हें कुल्हड़ में डालकर पिया करती। कुछ समय बाद अर्चना के लिए एक अनुराग नाम के लड़के का रिश्ता आता है और परिवार वालों की रजामंदी के साथ दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक रोज अर्चना अपने कमरे में बैठकर अपनी मनपसंद कुल्हड़ वाली चाय पी रही होती है कि तभी उसकी सास कौशल्या कमरे में आती है और
उसे देखकर कहती है, बहू, इस घर में बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या, जो इस मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी रही है? नहीं माँ जी, बर्तन तो बहुत है, लेकिन जो मजा इस कुल्हड़ में चाय पीकर आता है वो किसी और बर्तन में कहाँ। सोचा था तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन तूने तो गवारों वाली बात कर दी, साबित कर दिया कि तू एक नालायक है। माँ जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अरे मैं तो हमेशा से ही कुल्हड़ में चाय पीती हूँ, इसका स्वाद बड़ा मजे का है। मैं तो कहती हूँ आप भी पी कर देखो, ये मॉडर्न गपशप सारे भूल जाओगी। रहने दे बहू, आज के समय में कौन मिट्टी और कुल्हड़ के बर्तन इस्तेमाल करता है, लोग एक से एक महंगे बर्तन इस्तेमाल करते हैं। माँ जी, आप नहीं समझोगी। अर्चना को दिन पर दिन कुल्हड़ की चाय का इतना चस्का लग गया कि उसने अब हर चीज को कुल्हड़ में ही डाल कर पीना शुरू कर दिया, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या जूस हो या फिर चाय। उसको कुल्हड़ की इतनी आदत हो गई कि उसे हर चीज में वही खुशबू अच्छी लगती थी और इससे उसका पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बाद कौशल्या अपनी बहू के पास आकर कहती है, आज दोपहर में मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं घर पर, तो कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दियो, और हाँ, अपनी गवारपंती मत दिखाइयो उनके सामने। जी माँ जी। इतना कहकर अर्चना खाने की तैयारियों में लग जाती है और सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती है और थोड़ी देर बाद सबके लिए कुल्हड़ में चाय लाती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी सहेलियों के जाने के बाद अपनी बहू को जोर से आवाज देकर बुलाती है और बोलती है, तुम क्या मेरी इज्जत खराब करना चाहती हो सबके सामने? तुम्हें कुल्हड़ में सब कुछ खाना पीना पसंद है तो जरूरी तो नहीं ना बाकियों को भी आएगा। घर में और बर्तनों की कमी पड़ गई थी क्या, जो तुम सबके लिए चाय कुल्हड़ में लेकर आई? लेकिन माँ जी देखिए ना, आपको किसी ने कुछ कहा? आपकी इज्जत कहाँ खराब हुई मुझे बताइए। माँ जी वो क्या है ना, आजकल के लोग बस इलेक्ट्रॉनिक चीजों के आदी हो गए हैं। ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। अरे ऐसी चीजें हमारी बॉडी को हार्म करती है। इससे अच्छा तो आप मटके का ठंडा पानी पीकर देखिए, नेचुरल हवा को फील करके देखिए, तब आपको पता चलेगा नेचर कितना ब्यूटीफुल है। तू मेरे सिर दर्द मत कर और आज के बाद कुल्हड़ का नाम भी मत लियो मेरे सामने। तेरा दिमाग खराब हो गया है और तूने बाकी घर वालों का भी कर रखा है। अर्चना के ऊपर अपनी सास की बात का कोई असर नहीं होता। उसे हर चीज में मिट्टी की खुशबू ही अच्छी लगती है, जिसके चलते वो किचन के सारे बर्तन मिट्टी के ही ले आती है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन कौशल्या किचन में जाती है और देखती है कि किचन में सारे बर्तन मिट्टी के रखे हैं, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारे बर्तन तोड़ देती है और साथ ही अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, आज के बाद मिट्टी की कोई भी चीज इस घर में नहीं रहेगी। जब से आई है तब से जीना हराम कर रखा है। तेरा बस चले तो हमें भी मिट्टी खिला दे। माँ जी आपने मेरे सारे मिट्टी के बर्तन क्यों तोड़ दिए? अभी थोड़े दिन पहले ही तो लाई थी। आज के जमाने में कौन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाता है बहू? एक तेरे शौक के चलते क्या सारे घर के बर्तन मिट्टी के कर दें? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आपने ही मेरे सारे मिट्टी के बर्तन तोड़े हैं तो आप ही लाओगी। मैं तुझे बता नहीं रही, तुझे ताना मार रही हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रोज कौशल्या के पेट में जोरों से दर्द होता है। बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी उसको आराम नहीं होता और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी उसकी बहू अर्चना उसके कमरे में आकर बोलती है, माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ जी इसलिए कहती हूँ कि रोज सुबह मिट्टी के या फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिया करो, बहुत फायदेमंद होता है। मिट्टी से तांबे पर आ गई बहू अब तो। नहीं माँ जी, मैं तो एक नेचुरल रेमेडी बता रही हूँ। सच में यकीन कीजिए, तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से हमारे पेट को बहुत फायदे होते हैं। आप एक बार पीकर तो देखिए, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा कभी कहूँगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर फायदा नहीं हुआ तो तू अपनी कुल्हड़ में चाय पीने की आदत को छोड़ देगी। ठीक है माँ जी, लेकिन अगर आपको फायदा हो गया ना तो आप मुझे कुल्हड़ के चाय पीने से नहीं रोकेंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्चना का नुस्खा काम कर जाता है, जिससे कौशल्या ठीक हो जाती है और
कुछ समय बाद उसकी सहेलियां फिर से उसके घर आती है और वही चाय मांगती है जो वो पिछली बार पी कर गई थी। ये सुनकर कौशल्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सबके सामने वो चुप रहती है और अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, बहू, सभी के लिए कुल्हड़ वाली चाय ही ले आओ। माँ जी, आपके लिए भी ले आऊं क्या? सबके सामने वो मना नहीं कर पाती और सभी के साथ वो भी कुल्हड़ वाली चाय पीती है। सभी लोग उसके घर की चाय की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे कौशल्या को बहुत खुशी होती है। और सबके जाने के बाद वो अपनी बहू अर्चना को बुलाकर बोलती है, सच में तुम्हारी चाय में एक अलग ही स्वाद था, जिसकी सबने बहुत तारीफ करी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम सारे बर्तन मिट्टी के उठा लाओ। माँ जी, आप खुद ही सोचिए, जैसे बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं वैसे बर्तन ही सब इस्तेमाल करते हैं। फिर भी आपकी सहेलियों ने आपके घर की तारीफ की, क्यों? क्योंकि उन्हें आपके घर में कुछ अलग दिखा। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है माँ जी। मिट्टी की बनी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बर्तन हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा तक नहीं लगा सकती कि वो मिट्टी से बनी है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश होती है और साथ ही उसमें मिट्टी के गुण भी भरपूर होते हैं। कौशल्या को अपनी बहू की बात समझ आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर किचन का सारा सामान मिट्टी से बना हुआ ही लेकर आती है, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बाकियों के घर से कुछ हटकर भी होता है। सर्दियों का मौसम अपने अंतिम दिनों पर आ चुका था। घरों के बंद पड़े पंखे, कूलर, एसी फिर से चलने लगे थे। लोग आइसक्रीम, बर्फ का गोला, कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी के मजे लेने लगे थे। पर रिधिमा की सास केतकी को अब भी सुबह सवेरे ठंड लगा करती थी। ऐसे ही एक दिन केतकी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है और रिधिमा आराम से पंखा चलाकर बैठी होती है। ये देखकर केतकी कहती है, अरे बहू, पागल हो गई है क्या? क्या हुआ माँ जी? ये पंखा क्यों चला रखा है? बंद कर इसे, ठंड लग रही है मुझे। दिख नहीं रहा मैं नहा कर आई हूँ। माँ जी, आप कागज की बनी है क्या? अरे गर्मियाँ आ गई हैं, पंखा तो चलेगा ही। हाँ हाँ, तुझे तो दुनिया से सबसे न्यारी गर्मी लगती है। बंद कर इस पंखे को और जाकर मेरे लिए एक कप लौंग इलायची की चाय बनाकर लेकर आ। अपनी सास की बात सुनकर रिधिमा बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है और चाय बनाना शुरू करती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मौसम में गर्माहट भी बढ़ती जाती है। एक दिन घर का सारा काम खत्म करके रिधिमा एसी चलाकर आराम से सोफे पर पसरी होती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ केतकी आती है और एसी की ठंडक से उसे ठंड लगने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, रिधिमा, अरे ओ कुंभकर्ण की छठी औलाद, क्या है ये सब? क्या हुआ माँ जी? तू घर को जम्मू कश्मीर बनाकर बैठी है। तेरे अंदर कौन सी भट्टी तप रही है? माँ जी, भट्टी मेरे अंदर नहीं बल्कि बाहर सूरज की तप रही है। अरे गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में काम करते करते पसीने से बदन भीग गया था मेरा, तो एसी चला लिया मैंने। बंद कर इसे, देख कैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं इस ठंड की मशीन को ही हटवा दूंगी। माँ जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे एसी गर्मियों में नहीं तो क्या सर्दियों में चलाएंगे? बकवास मत कर, समझ गई? जरा सी गर्मी में पिघल नहीं जाएगी तू मोमबत्ती की तरह। आप बिना पानी नहीं है जो जरा सी ठंडक से जम जाएंगी। एसी, कूलर, पंखे, टेबल फैन सब कुछ चलाऊंगी मैं। इतना कहकर रिधिमा पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही केतकी खुद से कहती है, मैं भी देखती हूँ किस तरह चलाती है ये सारी ठंडी और हवादार चीजें। इतना कहकर केतकी अपने कमरे में चली जाती है। रात को सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सभी के सोने के बाद केतकी उठती है और अलमारी के दराज में से प्लास निकालती है और घर में लगे सारे एसी पंखों की तारों को काट देती है और मन ही मन सोचती है, अब देखती हूँ मेरी बहू रानी कैसे ठंडक फैलाती है इस सारे घर में। इतना सोचकर वो प्लास को वापस उसी जगह पर रखकर आराम से सो जाती है। अगले दिन रिधिमा गर्मी में बेहाल थकी हारी सब्जी लेकर बाजार से घर आते हुए बोलती है, बाबा रे बाबा,
बहुत गर्मी है। सासू माँ भी पता नहीं कहाँ है, एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती। अरे इस पंखे को क्या हो गया? चल जा भाई, क्या मुसीबत है? अरे ये एसी में भी आग लग गई क्या? इतनी गर्मी से मेरा जिया जल रहा है और एसी पंखे नहीं चल रहे। रिधिमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर केतकी आकर कहती है, अरे बहू क्या हो गया? क्यों ज्वालामुखी की तरह तप रही है? माँ जी एसी पंखा कुछ भी नहीं चल रहा है, गर्मी से मेरा बुरा हाल हुए जा रहा है। देखो मेरे कपड़े कैसे पसीने से भीग गए हैं। ओफो, मैं भी किसे समझा रही हूँ, जिसे भरी गर्मी में भी ठंड लगती है, बस जरा सी कूलिंग क्या हो जाए ये तो जम जाती है। बहू इतनी भी गर्मी नहीं है जितनी तू हाय हाय मचा रही है। क्या कहा आपने? गर्मी नहीं है? माँ जी बाहर निकल के देखो कैसे चिलचिलाती धूप से बदन तप रहा है। अरे बॉडी ऐसी हो गई है जैसे किसी ने माइक्रोवेव में लगाकर टेम्परेचर सेट कर दिया हो। अच्छा, जली भुनी तो दिख नहीं रही तू कहीं से। माँ जी मैं वैसे ही गर्मी से बहुत परेशान हूँ, आप क्यों मेरा पारा हाई कर रहे हो? यहाँ एसी कूलर नहीं चल रहे हैं, आपको अपनी बकवास की लगी है। आप हटो, मैं नहाने जा रही हूँ ठंडे पानी से, जिससे मुझे तसल्ली मिल जाए। अरे एक काम कर बहू, तू फ्रिज में जाकर बैठ जा, सामान बाहर निकाल दे, खुद बैठ जा उसके अंदर, अच्छे से ठंडी हो जाएगी। माँ जी अपने गंदे आइडिया अपने पास रखो। इतना कहकर रिधिमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जल्दी से ठंडे पानी से नहाकर अपनी गर्मी दूर करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और केतकी की गर्मी में भी सर्दी लगने वाली आदत की वजह से रिधिमा का बुरा हाल हो जाता है। केतकी कभी उसे फ्रिज में ठंडा पानी रखने के लिए सुनाती, तो कभी पंखे, कूलर, एसी चलाने पर सुनाती। इन सब से परेशान होकर एक दिन रिधिमा खुद से कहती है, लगता है सासू माँ को बोल कर नहीं समझ आने वाला, उनको कुछ करके ही दिखाना पड़ेगा, तभी उन्हें समझ आएगी। इतना सोचकर रिधिमा अपने मन में केतकी को सबक सिखाने का प्लान बनाती है। जिसके बाद अगले दिन केतकी जब मंदिर गई होती है, तो रिधिमा बिजली वाले की मदद से सारे एसी पंखों को हटवाकर घर में हीटर लगवा देती है, जिससे घर में ठंडक की जगह गर्माहट होने लगती है। काफी देर बाद जब केतकी मंदिर से घर आती है, तभी वो रिधिमा को आवाज देकर कहती है, बहू जरा एक गिलास पानी लाकर दे। कुछ ही देर में रिधिमा पानी लेकर घर आती है और केतकी को देती है। केतकी जैसे ही पानी का एक घूंट भरती है, तो वो धड़ाम से पानी का ग्लास जमीन पर फेंककर बोलती है, अरे बहू पागल हो गई है क्या? इतना गर्म पानी? अरे मुझे अंदर से जलाना चाहती है क्या? माँ जी आपको तो पसंद है ना गर्मी में गर्म पानी से नहाना, पूरी बाजू के कपड़े पहनना, तो मजे लो ना इसकी। मैंने सोचा कितना बहस करूंगी आपसे, इससे अच्छा तो मैं आपके रंग में रंग जाऊं। अब से हम दोनों गर्म पानी पियेंगे, गर्मी में हीटर चलाएंगे, गरम गरम हवा लेंगे, गरम गरम पानी से नहाएंगे, सब कुछ गर्मा गर्म होगा माँ जी। इतना कहकर रिधिमा हीटर चालू करती है, जिसकी गरम गरम हवा से केतकी को पसीने आने लगते हैं और वो वहाँ से उठकर बाथरूम में नहाने चली जाती है, पर उसे वहाँ भी गर्म पानी ही मिलता है। ऐसे ही गर्मी को शांत करने के लिए वो फ्रिज से ठंडा पानी निकालने के लिए रसोई में जाती है, पर वहाँ भी रिधिमा ने फ्रिज को बंद कर रखा था। इसी वजह से उसे वहाँ भी ठंडा पानी नहीं मिलता। इन सब से परेशान होकर केतकी रिधिमा के पास आकर बोलती है, रिधिमा बहू कुछ कर, इस गर्मी से मेरा दिल घबरा रहा है, मैं इतनी गर्मी नहीं झेल सकती, कुछ कर जल्दी, हाय गर्मी। तभी रिधिमा अपने कमरे की खिड़की खोल देती है, जहाँ से ताज़ी ठंडी हवा केतकी के चेहरे पर पड़ती है और उसे राहत महसूस होती है। ये देखकर रिधिमा बोलती है, तो माँ जी कैसी लगी आपको गर्मी में गर्मी? अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैं समझ ही नहीं पाई कि मौसम के साथ हमें खुद को बदलना चाहिए, अपनी आदतों को बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे बिना मौसम बरसात नहीं भाती,
वैसे ही गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं भाती। ये हुई ना बात। चलो माँ जी, आप मेरे कमरे वाले बाथरूम में नहा लो, वहाँ पर ठंडा पानी रखा है। ये सब तो बस मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए किया था कि अगर भगवान ने सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम बनाए हैं ना, तो हमें भी उनके साथ साथ बदलना चाहिए और उन मौसम को एंजॉय करना चाहिए, ना कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर कर उन्हें बिगाड़ना चाहिए। रिधिमा की बात सुनकर केतकी मुस्कुरा देती है, जिसके बाद रिधिमा वापस से बिजली वाले को बुलवाकर एसी, पंखे सब लगवा देती है और अब दोनों सास बहू गर्मियों के मजे लेती है। माया 2 सहेलियां थी, वो दोनों कॉलेज में साथ पढ़ती थी। रीना माया के घर गई उससे मिलने। वहाँ पर रीना को बहुत ही तेज भूख लगी, तो उसने माया को कहा, यार माया, अचानक मुझे बहुत भूख लग गई, तो तुम कुछ खाने को दोगी? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। अरे यार, पर तुम कहाँ चली? तुम बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आई। माया रसोई से प्लेट में मैगी बनाकर लाते हुए कहती है, लो रीना, खा लो। अरे ये क्या बना लाई तुम इतनी जल्दी? मैगी, बस 2 मिनट में हो जाए रेडी। अच्छा, तो तुम मैगी बनाने गई थी? हाँ लो, तुम खाओ, देखो कैसी बनी है। अरे वाह, क्या मैगी बनी है, एकदम यम्मी और टेस्टी। तुम भी खाओ। हाँ हाँ, मैं खा लूंगी, पहले तुम खाओ। तुम्हें अच्छी तो लगी ना? सच में यार, बहुत टेस्टी बनी है। मेरा तो मन कर रहा है तेरी वाली भी खा जाऊं। तो खा लो ना, मना किसने किया है? अरे नहीं यार, पहले ही बहुत खा चुकी, अब फिर मुझे भी तो घर जाना है। जैसे तेरी मर्जी, आती रहना। इसी तरह ये दोनों सहेलियां बार बार किसी न किसी बहाने से मैगी खाती रहती थी, जिस कारण इनको मैगी खाने का चस्का लग गया। अचानक रीना छुट्टी पर चली गई, वो भी कई दिनों के लिए। तब माया उसके घर गई और वहाँ उसने रीना को बीमार हालत में देखा, तो उसे बोली, हेलो रीना, कैसी हो तुम? देख लो खुद ही कैसी हूँ मैं। पर कुछ दिन पहले तो तुम ठीक थी, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा, तब मैंने अस्पताल में चेक करवाया तो पता लगा कि मेरे पेट के अंदर मैदा इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन फैल गया। ओह, लेकिन ये इतना मैदा कहाँ से आया? अरे और कहाँ से आएगा, ये जो रोज रोज मैगी खाते हैं ना, उसी का नतीजा है। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना, या अभी भी इलाज चल रहा है? हाँ, काफी लंबा इलाज चला, अब भी चल रहा है, पर अब मैं पहले से ठीक हूँ। मैं भी तुझे कभी कभी मैगी खिला दिया करती थी, तो मुझे तेरी भी चिंता हो गई। नहीं यार, मैं रोज रोज मैगी नहीं खाती, वो तो कभी कभार तुम्हारे साथ खा ली तो बस, और वो तो कब की पच भी गई होगी, और मैंने तुम्हें मना भी किया था। हाँ यार, काश मैंने उस समय तुम्हारी बात मान ली होती, तो आज मेरी ये हालत न होती। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आई थी, लेकिन तुम तो, चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मेरी शादी तय हो गई है, तुम जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कर लो, फिर मेरी शादी में आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी, तुम चिंता मत करना। ठीक है, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर कुछ दिन बाद माया की शादी राज नाम के लड़के से हो गई। रीना भी ठीक ठाक हो गई थी। अब उसने डर के कारण मैगी खाना छोड़ ही दी थी, लेकिन माया को अभी भी मैगी का चस्का था, पर खाने का नहीं, बल्कि मैगी बनाने का चस्का। एक दिन उसकी सास सुधा उसे कुछ बनाने के लिए बोलती है, अरे बहू, बड़ी जोरों से भूख लगी है, जल्दी कुछ बना दे। ठीक है माँ जी, लेकिन क्या बनाऊँ इतनी जल्दी? देखो, रसोई में जाकर जो कुछ भी जल्दी से बन सकता है वो ही बना के ले आ। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। रसोई में मैगी देखकर माया कहती है, अरे वाह मैगी, यही बना देती हूँ 2 मिनट में। माया सबके लिए मैगी बनाकर बाहर ले आती है और सुधा और राज को खाने को देती है। मैगी खाने के बाद सुधा बोलती है, अरे बहू, तुमने तो बड़ी जल्दी और टेस्टी मैगी बना ली, हमसे तो कभी ऐसी नहीं बनती। ऐसा क्या डाला है तुमने इसमें? अरे माँ जी, कुछ खास नहीं, मैंने इसमें अलग से मैगी मसाला डाला था और हरी सब्जियाँ भी। अरे हाँ, सच में बहुत अच्छा बनाया तुमने। शुक्रिया माँ जी, मुझे मैगी सबको बनाकर खिलाने में और खुद खाने में बड़ा मजा आता है। इस तरह से माया ने अपने घर में भी सबको मैगी बनाकर खिलाई और साथ में ये भी बताया कि वो और उसकी सहेली रीना किस तरह मैगी के दीवाने थे और कैसे बीमारी के बाद से रीना मैगी के नाम से भी डरने लगी। ये सुनकर राज बोलता है, हमें उसके मन से ये मैगी का डर निकालना ही होगा। लेकिन कैसे? तुम उसको किसी बहाने से घर पर बुलाओ। अरे बहाना कैसा?
क्यों ना जन्मदिन पर ही बुला लिया जाए उन्हें हमारे यहाँ। मेरा जन्मदिन? हाँ यार, मैं तो भूल ही गया, लेकिन तुम्हें याद था। और क्या, कैसे भूल सकती हूँ मैं इस खास दिन को। इस तरह माया और राज ने रीना को अपने घर पर इनवाइट करने का प्लान बनाया, जिसके बाद माया रीना के घर जाकर बोलती है। हेलो रीना, कैसी हो तुम? हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, काफी दिन जो हो गए हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो तुम आसानी से इधर उधर जा सकती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों, कहाँ ले चल रही हो तुम मुझे? अपने घर पर, और कहाँ। अच्छा, पर क्यों, कुछ खास है क्या? हाँ यार, बहुत खास है, और इस खास मौके को और खास बनाने के लिए तुम्हें भी आना होगा। हाँ हाँ जरूर, पर कौन सा खास मौका है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? कल राज का जन्मदिन है और तुम भी आ रही हो। अरे हाँ बाबा, हाँ आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। इस तरह से माया ने रीना को अपने घर आने के लिए मना लिया और रीना मान भी गई। अगले दिन माया ने जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली और रीना भी आकर उनके घर पर सबसे मिली। अभी तक किसी मेहमान को ना देखकर रीना बोलती है। अरे यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ गए सब? कोई आया भी है कि नहीं? ये रहे हम, तुम्हारे अलावा हमने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि ये एक छोटी सी पार्टी है जिसमें हम सिर्फ 3 ही हैं। ओह, तो ये बात थी क्या? चलो अच्छी बात है, चलो करते हैं पार्टी। तीनों मिलकर राज का केक कट करवाते हैं और खूब डांस करते हैं, जिसके बाद माया बोलती है। चलो बहुत हो गई पार्टी शार्टी, अब खाना खा लिया जाए। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी बहुत भूख लग गई अब तो मुझे। हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप दोनों, तो अब खाना दो। खाने के साथ मैंने मैगी भी बनाई है, आप दोनों खाएंगे? हाँ मैगी, मैं तो जरूर खाऊंगा, मुझे तो बहुत पसंद है मैगी। लेकिन मैं तो नहीं खाऊंगी मैगी शैगी। पर क्यों यार, तुझे तो मैगी बड़ी पसंद थी। यार तुझे तो सब पता है ना, फिर भी मुझे मैगी खिला रही है। अभी तो ठीक हुई हूँ, फिर से बीमार नहीं पड़ना चाहती। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ, लेकिन जो हुआ वो मैगी की वजह से नहीं हुआ। क्या मतलब, मैगी से नहीं हुआ तो फिर किससे हुआ? मतलब ये तुम्हारे मैगी खाने के तरीके से हुआ। जब दिल किया बस मैगी खा ली, कच्ची हो या पक्की, बस खाने से मतलब है। बात तो सही कह रही हो तुम माया, वरना अगर मैगी से कुछ होता तो हम सब भी तो बीमार होते ना, क्योंकि हम तो अक्सर ही मैगी खाते रहते हैं। वो कौन सी बातें? देखो रीना, तुम मैगी अब भी खा लेना, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना। पर मुझे तो इतनी अच्छी लगने लगी थी कि मैं तो रोज ही खाने लगी थी और कच्ची भी खा जाती थी, तभी तो मैं इतनी बीमार पड़ गई। आगे से मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। सबसे पहले तुम मैगी को अच्छे से पका लेना, कभी कच्ची मत खाना, और दोबारा जब भी मैगी खाना तो 10-15 दिन के बाद खाना। रोज रोज मैगी खाना अच्छा नहीं है। इस तरह से माया और राज रीना के मन में जो मैगी का डर था उसे भी बाहर निकाल देते हैं और उसे मैगी खाने का सही तरीका और समय के अंतराल का भी बताते हैं। और अब रीना फिर से मैगी खाने लगी थी। ऐसे ही एक बार सुधा की सहेली विभा उनके घर पर आई थी। उसने माया के हाथ से बनी मैगी खाकर उसे सुझाव दिया। माया, तुम इतना अच्छा मैगी बनाने का गुण रखती हो, तो व्यापार क्यों नहीं कर लेती मैगी से जुड़ा हुआ? मुझे कोई व्यापार नहीं करना, मुझे बस अपने हाथों से बनी मैगी को सबको खिलाने में खुशी मिलती है। अच्छा ही तो है, इसमें तुम्हारा मन खुश होता है और सबको मैगी खाने को भी मिल जाएगी। माया, मुझे तो तेरे हाथ की बनी हुई मैगी बहुत अच्छी लगी, मैंने तो तेरा नाम ही रख दिया। अच्छा आंटी जी, पर आपने नाम क्या रख दिया मेरा? मैगी वाली बहू, क्योंकि तुम व्यापारी नहीं हो ना बहू। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम मिल गया तुम्हें। इस तरह माया की मैगी के हुनर ने सबका दिल जीत लिया और मैगी की आदत ना लगने की बात से उसकी समझदारी का भी पता चला। कनिष्का अपने ऑफिस से घर आकर बैग सोफे पर रखकर सीधा अपनी माँ के पास जाकर कहती है। मम्मी, खाने में क्या बनाया है आपने? घिया और रायता बनाया है। क्या है मम्मी, घिया, तोरी, टिंडे के अलावा भी आप कुछ और बनाती ही नहीं है कभी। मेरा मन नहीं है ये सब खाने का। चुपचाप जो बना है ना वो खा ले, और हाँ, कल से ना तेरे नाम का खाना ही नहीं बनेगा घर में। हाँ तो सही है, फिर कोई अच्छे से सब्जी बना लिया करो ना। मेरा चावल खाने का मन था वैसे भी आज। खुद ही बना लिया कर, फिर खुद भी कुछ सीख ले। हाँ हाँ, थोड़ा आराम करके फिर बनाती हूँ। मेरा कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा,
साथ वाली चाची के घर जाकर पूछती हूँ क्या बनाया है उन्होंने। अरे बाहर क्यों जा रही है तू इतनी रात को? मम्मी मैं अभी आ रही हूँ, चाची के घर जा रही हूँ। कनिष्का अपनी चाची मंजू के घर जाकर बोलती है। मंजू चाची, खाने में क्या बनाया है आज आपने? बेटा मैंने तो दाल चावल बनाए हैं, खा ले। दीदी ने क्या बनाया है? मम्मी ने तो आज घिया बनाया है, जो मुझे कतई पसंद नहीं है। कोई नहीं, तू मेरे पास खा ले। ठीक है चाची, गुड नाइट। कनिष्का अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है। मम्मी, चाची ने क्या बढ़िया मजेदार दाल चावल बना रखे थे, मैं तो उंगलियां चाटती ही रह गई। अच्छा, उंगलियां तो नहीं खाई तूने। अब तुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, दूसरों से मांग मांग कर खाना जो तुझे अच्छा लगने लगा है। दाल चावल खाने के बाद अपनी मम्मी की थोड़ी सी डांट खाकर कनिष्का सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो तैयार होकर बोलती है। ऑफिस जा रही हूँ मैं। अरे खाना तो लेती जा बेटा। चाची ने जो रात को मुझे दाल चावल पैक करके दिए थे ना, वही लेकर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मंजू कनिष्का को बुलाकर घर ले आती है और उसे दाल चावल बनाना सिखाती है, जिसके बाद कनिष्का अपने घर आकर भी दाल चावल बनाती है और अपनी मम्मी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी उसकी माँ खाते हुए बोलती है। बहुत बढ़िया खाना बनाया है बेटा तूने, पहली बार इतना बढ़िया खाना बनाया ना कि पूछे मत। ऐसे ही कनिष्का को दाल चावल खाने का भारी शौक चढ़ जाता है और वो आए दिन दाल चावल बना बना कर खाती रहती। तभी उसकी माँ एक दिन कहती है। अरे अपने ससुराल वालों को क्या आए दिन दाल चावल बनाकर खिलाया करेगी, कुछ और बनाना भी सीख ले। मम्मी मैं कुछ भी बना सकती हूँ, सब कुछ आता है मुझे बनाना। चल सही है, कम से कम मेरे सर की बला तो टली। अब तू अपने ससुराल वालों को भूखा तो नहीं मरने देगी, कुछ तो बनाकर खिला ही देगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कनिष्का के लिए प्रदीप नाम के लड़के का रिश्ता आता है और लड़के की माँ तारा और पिता सुरेंद्र कनिष्का को देखकर कहते हैं। बेटा घर का काम और खाना बनाना आता है ना? क्या क्या बना लेती हो? जी सब कुछ बनाना आता है, सब बना लेती हूँ। मुंह बनाना तो नहीं आता ना छोटी छोटी बातों पर? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरी बिटिया बड़ी समझदार है। फिर तो बढ़िया है। चलो भाई, हमें तो बहू बहुत पसंद है। क्यों तारा, अब आप बताओ कैसी लगी बहू? हाँ सही है बहू तो। आपको हमारा बेटा पसंद है तो शादी की बात आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ हमें तो पसंद है, तो बस एक बार दोनों बच्चे आपस में बात कर लेते तो बड़ा बेहतर होता। प्रदीप और कनिष्का भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और घर वाले सही मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा देते हैं। कनिष्का शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ पर उसकी सास गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है। आओ बहू अंदर आओ, बहुत सुंदर है, नजर न लगे तुझे किसी की, एकदम चांद का टुकड़ा है। आराम से अंदर आ जा। प्रदीप बहू को कमरा दिखा दे बेटा, जरूरत हो तो कुछ मांग लेना। ठीक है माँ जी। तारा कुछ देर बाद दूध का ग्लास लेकर अपनी बहू के कमरे में जाकर कहती है। लो बहू दूध पी लो, फिर आराम कर लेना। और बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? आज हम वही बना लेंगे। माँ जी कुछ भी बना लो, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ। नहीं बेटा शर्माओ मत, आज से ये तुम्हारा घर है। बताओ बताओ। माँ जी दाल चावल बहुत पसंद है मुझे। चला तेरी पसंद से दाल चावल ही बना लेते हैं। तारा सबके लिए दाल चावल और रायता बनाकर टेबल पर रखती है। सभी टेबल पर आकर खाना खाने लगते हैं। तभी दाल चावल देखकर प्रदीप बोलता है। मम्मी आज दाल चावल क्यों बना लिया आपने? पनीर चाप या मलाई कोफ्ता ये सब बनाते ना? बेटा बहू को दाल चावल ही पसंद है, इसलिए मैंने यह बना लिया। खाना कैसा लगा बेटा तुझे? अच्छा है माँ जी। और दूं बेटा? नहीं नहीं माँ जी बस हो गया। और दो ना बहू, इतने में पेट थोड़ी भरा होगा, सही से खा लेना बेटा। अरे नहीं नहीं, सच में मेरा पेट भर गया बस। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद कनिष्का के हाथों की मेहंदी उतरते ही वो पूरा घर संभालने लगती है और खाना भी बनाती है। एक रात कनिष्का सबके लिए दाल चावल बनाती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, जिसके बाद खाना देखकर फिर प्रदीप कहता है। क्या बात है, लगता है आपको दाल चावल बात बहुत पसंद है। आज भी दाल भात चोखा ही बनाया है इसी खुशी में आपने। आत्मा प्रसन्न हो गई, बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू ने।
सच में बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने दाल भात चोखा। एक्सपर्ट हो तुम, शेफ थी क्या पहले? इतना अच्छा खाना बनाना किससे सीखा? जी वो मैंने मेरी चाची से बनाना सीखा था। सच में बहू तारीफ लायक है, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। तारीफ सुनकर कनिष्का बहुत खुश होती है, जिस पर उसे शगुन भी मिलता है। और ऐसे ही कनिष्का रोज दाल चावल बनाकर रख लिया करती। ये देखकर एक दिन खाने की टेबल पर बैठी तारा कहती है, बेटा रोज रोज एक ही चीज खाकर मन उब गया है, और कुछ बना लिया कर। रोज रोज दाल चावल सही नहीं है। मेरी तबीयत खराब हो गई है, आज पूरा दिन वॉशरूम में थी मैं। यार पेट भी नहीं भरता रोज रोज चावल खाने से, इतने भी पसंद नहीं है। तारीफ क्या कर दी, तुम तो रोज रोज दाल भात बना कर रख देती हो। बाकी सब्जियां खत्म हो गई क्या? दाल 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 24 घंटे दाल चावल ही मिलते हैं। तबीयत खराब करोगी सबकी। दाल न हो गई बीरबल की खिचड़ी हो गई। बस भी करो, बात को खत्म करो, कल से बना लेगी बहू। और तू आराम से बात करा कर। नहीं पापा जी सही बोल रहे हैं ये। ऐसे ही गुस्से में प्रदीप खाना छोड़कर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और सबके लिए कढ़ाई पनीर मंगवा लेता है, जिसके बाद सब खाना खाकर आराम करने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद कनिष्का के ससुर बोलते हैं, आज मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा है, बहू के हाथ के दाल चावल बनवाओ। बेटा आज तू दाल चावल बना ले, तेरे पापा जी का दाल चावल खाने का मन कर रहा है। मेरा भी कुछ बनाने का मन नहीं है वैसे भी आज तो मजा आ गया। मेरे दिल की बात बोल दी पापा जी ने। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। लेकिन माँ जी उन्होंने नहीं खाए तो? खा लेगा, अब तो बहुत दिनों बाद बन रहे हैं। शाम को खाना बनाने के बाद कनिष्का कहती है, खाना बन गया माँ जी। टेबल पर रख दो, सब आ रहे हैं खाने के लिए। वाह जी, आज तो दाल भात। ओ बबुआ दाल भात खाई बो। तू सुधरेगा नहीं ना, बहू से पंगे लेता रहता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।